तो सियासत में आज का दिन बेहद अहम, क्योंकि आज संसद में आर पार का घमासान होने जा रहा है। लोकसभा स्पीकर का चुनाव है आज, और इस चुनाव के साथ ही सर्वसम्मति से स्पीकर चुने जाने की एक जो लंबी परंपरा चली आ रही है, आज वो तो टूटना तय है। एनडीए की तरफ से ओम बिरला, इंडिया गठबंधन की तरफ से के सुरेश मैदान में। तो आज की बड़ी खबर यह है कि लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए आज चुनाव होगा। सुबह 11 बजे से स्पीकर पद के लिए चुनाव की वोटिंग शुरू होगी। एनडीए की तरफ से ओम बिरला उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस सांसद के सुरेश उम्मीदवार हैं। प्रधानमंत्री मोदी पेश करेंगे ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव। तो लोकसभा स्पीकर चुनाव से पहले संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू। उनका एक बड़ा बयान सामने आया है। विपक्ष से अपील कर रहे हैं कि स्पीकर का चुनाव ना लड़े, इसके लिए वो विपक्ष से बातचीत भी करेंगे। ये कहना है किरण रिजिजू का। विपक्ष अपने फैसले पर विचार करे, चुनाव ना लड़े। सुनिए। हम लोग ने शुरू से कहा है कि ये नंबर का सवाल नहीं है, हमारे पास संख्या पर्याप्त है और मजबूती से अपना संख्या के साथ हम खड़े हैं, मगर ये संख्या का कोई बात नहीं है। ये हम चाहते हैं कि स्पीकर का पद, जो लोकसभा का अध्यक्ष होते हैं, वो पद जो है सब सर्वसम्मति से चुन के बिठाया जाए, तो ये सबके लिए ठीक होगा, ये हमारा मानना है। लेकिन उनका ये कहना है कि शक्ति प्रदर्शन करके वो शक्ति का सवाल नहीं है, शक्ति तो हमारे पास नंबर तो है ही। अगर हम अपोजिशन को नहीं मानते तो हम उनसे बात ही नहीं करते, फिर हम सीधा चुनाव कर देते। हमारे पास संख्या है, लेकिन हम चाहते हैं कि निर्विरोध हो, इसलिए तो हम लोगों ने अपील किया है। अभी हम फिर से अपील करते हैं कांग्रेस पार्टी को कि चुनाव ना लड़े और सर्वसम्मति से स्पीकर का पद को हम लोग मिल करके चुन लिया जाए। तो किरण रिजिजू को आप सुन रहे थे। सत्ता पक्ष की तरफ से यही कहा जा रहा है कि साहब स्पीकर का जो पद है उस पर चुनाव नहीं होना चाहिए, निर्विरोध सर्वसम्मति से स्पीकर चुना जाना चाहिए। और इसी को लेकर आज जो कि चुनाव का दिन है, उस दिन भी सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष से ये अपील की जा रही है। ऐसे में कुछ अहम जानकारियां हैं जो आपके साथ साझा कर लेती हूं मैं। देखिए, स्पीकर की रेस में वो जो दो नाम सामने हैं, एक तरफ ओम बिरला, दूसरी तरफ के सुरेश, इन्हीं दोनों के बारे में कुछ जानकारियां। ओम बिरला राजस्थान के कोटा से बीजेपी सांसद हैं, केरल के मावेलिक्कारा से कांग्रेस सांसद हैं के सुरेश, दोनों आमने सामने हैं। ओम बिरला तीसरी बार लगातार जीत कर आए हैं, 14 से यह सिलसिला शुरू हुआ। वहीं के सुरेश की अगर बात की जाए तो के सुरेश 8वीं बार के सांसद हैं। ओम बिरला 2014, जैसे मैंने आपको बताया, 14, 19 और फिर 24, तीसरी बार इस बार जीते हैं। के सुरेश 1989 में पहली बार सांसद बने और उसके बाद उनका ये लोकसभा सांसद के तौर पर सिलसिला शुरू हो गया। ओम बिरला की अगर बात की जाए तो 17वीं लोकसभा, मतलब पिछली लोकसभा में ओम बिरला स्पीकर रहे। के सुरेश यूपीए सरकार में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री रह चुके हैं। तो ये वो दो जिम्मेदारियां जो ये दोनों अभी तक संभाल चुके हैं। इन्हीं दोनों के बीच आर पार की लड़ाई होगी या नहीं होगी, इसको लेकर अभी भी थोड़ी सी संशय की गुंजाइश, इसलिए क्योंकि अभी अभी मैंने आपको किरण रिजिजू का बयान सुनाया, जिनकी तरफ से कहा गया कि कोशिश अभी भी जारी है कि किसी तरीके से सर्वसम्मति बना ली जाए। स्पीकर पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार के सुरेश ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की और इस दौरान के सुरेश की तरफ से भी यह कहा गया कि ओम बिरला मेरे दोस्त हैं, अगर सरकार लोकसभा में डेप्यूटी स्पीकर पद के लिए राजी हो जाती है तो फिर सुबह 11 बजे वो भी कह रहे हैं कि अपना नामांकन वापस ले लेंगे। वो सुनिए। 8 बार के लोकसभा सांसद के सुरेश, जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने स्पीकर पद के लिए नामांकन दाखिल किया है विपक्ष के साझा उम्मीदवार के तौर पर। इसके पीछे क्या संदेश है और क्या सुरेश साहब के पास संख्या बल है कि वो चुनाव जीत सके? पूछते हैं सवाल। सर, आपने नॉमिनेशन जो फाइल किया है, क्यों आप ये चुनाव लड़ रहे हैं स्पीकर का? हमको नॉमिनेशन फाइल करने के लिए गवर्नमेंट के डिस्कस कर लिया स्पीकर को इलेक्शन के लिए। तो हम चाहते डेप्यूटी स्पीकर पोस्ट में हमको वापस आए। वो गवर्नमेंट नई एश्योरेंस नहीं दिया, इसलिए हम फाइल करेंगे, नॉमिनेशन फाइल करेंगे फॉर स्पीकर पोस्ट। लेकिन लोगों के मन में सवाल होगा कि अपोजिशन के पास नंबर तो है नहीं, फिर सुरेश साहब इलेक्शन लड़के क्या संदेश देना चाहते हैं? मैसेज क्या है? नंबर इशू नहीं है, नंबर कोई इशू नहीं है। यार सदन का परंपरा है, सदन को परंपरा वो ब्रेक कर दिया।
ओम बिरला जिनसे आपका मुकाबला है, उनके बारे में आपको कुछ कहना हो अगर तो आप क्या कहेंगे? ओम बिरला को लेकर आपकी क्या राय है? तो बिरला हमारे दोस्त है ना, अच्छी दोस्त है, अच्छी दोस्ती है। 11 o'clock टाइम है, बिफोर 11 o'clock टुमारो वो गवर्नमेंट साइड कंसिलिएशन वो कंसेंसस तैयार करने के लिए चुनाव को अवॉइड करना। ओके, आप ये कह रहे हैं कि अगर चुनाव से पहले तक गवर्नमेंट डिप्टी स्पीकर पर राजी हो जाती है तो आप विड्रॉ कर लीजिए? यू आर रेडी टू, बट गवर्नमेंट हैव टू प्रॉमिस ऑन डिप्टी स्पीकर। यस। मैं आपका परिचय करा देती हूँ। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल यहाँ स्टूडियो में मौजूद है। आप देख सकते हैं हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला जी, कुर्बान अली साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, और साथ ही मेरे सहयोगी जो ग्राउंड से इस वक्त जुड़ रहे हैं, नीरज पांडे, अंकित गुप्ता और जैनेंद्र। सबसे पहले जैनेंद्र कुमार का रुख करते हैं और जरा जैनेंद्र से ये जानते हैं, अभी जो आपने बातचीत की के सुरेश से, वो दर्शकों को हम दिखा रहे थे। एक तरफ के सुरेश जो दावा कर रहे हैं ओम बिरला दोस्त हैं, अगर सरकार मान जाती है तो मैं नामांकन वापस ले लूंगा। वहीं दूसरी तरफ किरण रिजिजू जो कह रहे हैं कि आज भले ही चुनाव का दिन है लेकिन अभी भी बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं। क्या लग रहा है, क्या ये टकराव थम सकता है या नहीं? ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पोस्चरिंग की जा रही है इन बयानों के जरिए। जैनेंद्र। बिल्कुल, देखिए पॉलिटिकल पोस्चरिंग तो हर बयान में होती है, लेकिन ये सिर्फ तभी चुनाव टल सकता है जब सरकार की तरफ से क्लियर भरोसा दिया जाए विपक्ष को कि हम डिप्टी स्पीकर का पद आपको देंगे। देखिए किरण रिजिजू कह तो रहे कि विपक्ष को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन ना वो कहते हैं ना उनसे कोई पूछता है कि 19 से 24 के बीच में डिप्टी स्पीकर का पद फिर सरकार ने किसी को क्यों नहीं दिया, अपॉइंट ही नहीं किया गया। तो यही वजह है, विपक्ष जो है वो सरकार की ये दलील मानने को तैयार नहीं है कि जब डिप्टी स्पीकर की बारी आएगी चुनाव की तब हम सबसे बात करेंगे, तब आपसे भी बात करेंगे। उनके पास 19 से 24 का उदाहरण है, डिप्टी स्पीकर पद पर कोई बैठा ही नहीं। यही वजह है कि विपक्ष चाहता है कि सरकार अपनी तरफ से ऐलान करे कि डिप्टी स्पीकर इस बार हम विपक्ष को देंगे, जैसी परंपरा रही है। चूंकि ये परंपरा नहीं निभाई गई बीते 5 साल में, इस बार भी वो भरोसे का संकट है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच। इसी वजह से के सुरेश ने नामांकन दाखिल किया है और वो स्पष्ट कह रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर पर सरकार मान जाए, मैं अपना नॉमिनेशन जो है वो विड्रॉ कर लूंगा, जो मोशन होता है वो मूव ही नहीं करूंगा। तो ये चुनाव जो है वो लगभग तय है। हालांकि गेंद अभी भी सत्ता पक्ष के पाले में, डिप्टी स्पीकर पर अगर वो विपक्ष को मना लेते हैं ये चुनाव नहीं होगा। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की तरफ से भी ये साफ कर दिया गया कि ये तो शर्त है साहब जो विपक्ष रख रहा है, और लोकतंत्र जो है वो शर्तों के जरिए तो नहीं चल सकता है। रहिए मेरे साथ जैनेंद्र, लौटूंगी आपके पास। इस बीच तस्वीर आ गई है, तस्वीर दिखाते हैं आपको ओम बिरला की। बीजेपी सांसद ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष में एनडीए के उम्मीदवार, और आज अपने घर से निकलने से पहले देखिए किस तरीके से पूजा पाठ और तिलक लगाया गया। पूजा पाठ करके आज जबकि चुनावी मैदान में ओम बिरला एनडीए की तरफ से उतरे हुए हैं, लोकसभा अध्यक्ष के लिए ये चुनाव होना है, और उनके सामने इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के सांसद के सुरेश हैं। बड़ा दिन ओम बिरला के लिए इस लिहाज से कि लगातार दूसरी बार स्पीकर बनेंगे अगर आज का चुनाव जीतते हैं, जिसकी पूरी उम्मीद है। नंबर्स क्योंकि यहां पर एनडीए के साथ हैं, और शायद ये दूसरा मौका होगा जब ऐसा हो रहा होगा। इससे पहले कांग्रेस के बलराम झाकड़ 2 बार स्पीकर रहे। राकेश शुक्ला जी। निश्चित तौर पे सबसे महत्वपूर्ण जो आज आप विषय उठा के रख चल रही हैं स्पीकर को लेके, मुझे लगता है एक कहावत है, बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की। यदि इंडिया गठबंधन की तरफ से चुनाव नहीं लड़ा जाता तो कम से कम 234 का आंकड़ा दिखाने के लिए उसके पास था, लेकिन चुनाव लड़ने के साथ ही अब सबसे बड़ी चुनौती उसके सामने ये है कि वो 200 का आंकड़ा लेके चल पाएगी क्या। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन अब इस कोशिश में है कि हम 293 को 300 क्रॉस कैसे दिखाएं। तो जो एक परीक्षा है वो ये है कि इंडिया गठबंधन 300 क्रॉस दिखाना चाहता है, और अपना इंडिया गठबंधन जो है उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि 200 का आंकड़ा वो कैसे स्थिर रख पाए। तो मतलब आप ये बात कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि अपनी मजबूती दिखाने के चक्कर में जो विपक्ष है उसकी कमजोरी वाली जो कलई है वो खुलकर सामने आ जाए। 200 से कम अगर ये नंबर रह जाता है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। फिलहाल जल्दी से नीरज पांडे का रुख करते हैं। नीरज, हमने तस्वीरें दिखा दी हैं, ओम बिरला निकल गए अपने घर से। आज बड़ा दिन ओम बिरला के लिए, ये चुनावी लड़ाई, हालांकि नंबर्स तो ये बता रहे हैं कि बहुत आसान है, लेकिन फिर भी चुनौती बड़ी। नीरज पांडे। निश्चित रूप में चुनौती तो मुझे सरकार के सामने नहीं दिख रही, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि ओम बिरला के लिए आज बड़ा दिन है, क्योंकि तीसरी बार वो सांसद हैं, लेकिन तीसरी बार में वो दूसरी बार वो लोकसभा स्पीकर बनने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सामने के पास पर्याप्त बहुमत है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो आसानी से जीत लेंगे। लेकिन जैसा कि
सरकार चाहती थी कि परंपरा रही है कि स्पीकर के पद पर कोई चुनाव ना हो, कोशिश हो कि आम सहमति से हो जाए, और अभी भी सरकार की तरफ से ये प्रयास जारी है। और सरकार इसीलिए ये दलीलें भी दे रहा है कि देश की 9 ऐसी राज्य की सरकारें हैं जहां पर विपक्ष की सरकारें हैं, चाहे वो कांग्रेस की हो, आम आदमी पार्टी की हो या डीएमके की हो। उन सरकारों के दौरान इनफैक्ट टीएमसी की सरकार भी, वहां पर ना तो कई जगह डिप्टी स्पीकर भी नहीं है, और डिप्टी स्पीकर है तो उसी सरकार का है, उन्हीं का है। तो ये दरअसल जो डिप्टी स्पीकर वाली पेच फंसी हुई है, डिप्टी स्पीकर को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। उसी की सरकार काट के रूप में एक तरह से प्रचारित करने की भी कोशिश कर रही है कि आपकी 9 ऐसी सरकारें हैं विपक्ष की जहां आपने डिप्टी स्पीकर दिया ही नहीं विपक्ष को। तो यही एक कारण है कि दोनों में आज तकरार है, और तकरार के बीच में एक बात तो साफ है रोमाना, जैसे आपने भी कहा, हमने भी कहा, और खुद शुक्ला जी ने भी ये बात कही कि सरकार के सामने एक बड़ा यक्ष प्रश्न ये भी है कि वो 293 के नंबर को कैसे क्रॉस करे। और हमारी जो जानकारी है उसके अनुसार YRCP जो है, जो जगन मोहन रेड्डी की पार्टी है, वो भी एनडीए के पक्ष में आ चुकी है। कई जो इंडिपेंडेंट सांसद हैं वो भी इंटरनली एनडीए के पक्ष में हैं, और थोड़ी देर बाद जब वोटिंग होगी तो स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार के पक्ष में कितने हैं और विपक्ष के पक्ष में। देखिए, बुनियादी बात तो यही है जो आप कह रहे हैं ना अभी नीरज पांडे, कि वोटिंग होगी, और जब वोटिंग होगी तो जाहिर सी बात है जब नतीजा आएगा तो निगाहें जो है वो नंबर्स पर रहेंगी। ये तो बुनियादी बात है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात जिसको रेखांकित अभी आज सुबह ही किरण रिजिजू फिर से करते हुए नजर आए, अंकित गुप्ता का रुख करते हैं। अंकित, ये स्पीकर का चुनाव सर्वसम्मति से होना चाहिए, संख्या बल का मामला नहीं है। ये जो यहां पर बात कही जा रही है सत्ता पक्ष की तरफ से, इसके जरिए क्या है सियासी संदेश? इसका मतलब साफ है कि जब तक अभी मोशन मूव नहीं होता है, यानी कि 11:05 के आसपास तस्वीर साफ होगी, उससे पहले तक लगातार कोशिश ये की जा रही है सरकार की तरफ से, एनडीए के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से, कि स्पीकर पोस्ट को लेकर के चुनाव ना हो। कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है विपक्षी नेताओं को, ये बताने की कोशिश की जा रही है, जो कल भी राजनाथ सिंह ने कहा था कि जब डिप्टी स्पीकर को लेकर के चर्चा होगी तो विपक्ष से जरूर चर्चा की जाएगी। लेकिन यहां पर डिप्टी स्पीकर को लेकर के बात ही नहीं हो रही है, यहां पर बात हो रही है स्पीकर पोस्ट को लेकर के। और जो कन्वेंशन रहा है, इससे पहले की पद्धति रही है, स्पीकर पोस्ट को लेकर के चुनाव नहीं होता है, तो इस बार भी उसको नहीं तोड़ा जाना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। वहीं विपक्ष का यह कहना है, विपक्ष भी एक कन्वेंशन का हवाला दे रहा है, एक पद्धति का हवाला दे रहा है कि जब 2009 में यूपीए की सरकार थी तो डिप्टी स्पीकर का पद जो है विपक्षी पार्टियों को दिया गया था, सत्ता पक्ष के पास में नहीं था, तो उसी कन्वेंशन को यहां पर भी फॉलो किया जाना चाहिए। तो दोनों तरफ से पद्धतियों का हवाला जरूर दिया जा रहा है, लेकिन देखना यही दिलचस्प होगा कि अगले 45 मिनट में क्या कुछ जो है तस्वीर साफ होती है, क्योंकि 11 बजे साफ होगा कि क्या दोनों उम्मीदवार मोशन मूव कर रहे हैं या फिर कहीं बनी है आपसी सहमति। बिल्कुल, रहिए मेरे साथ, लौटूंगी आपके पास। कुर्बान अली साहब, ऐसे में बड़ा दिलचस्प है ये देखना कि दोनों ही पक्ष, सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष, दोनों ही तरफ से ये दिखाया जा रहा है कि साहब हम तो तैयार हैं, मतलब गुंजाइश अभी भी बाकी है, सर्वसम्मति की राह निकाल ली जाए। ये लगता नहीं है, क्योंकि अगर राय निकालनी होती तो अब तक निकल गई होती। अब तो चुनाव ही लगता है, और इसमें कोई शक शुबे की बात नहीं है कि एनडीए के पास में स्पष्ट बहुमत है, वो स्पीकर का चुनाव जीतेंगे, उसमें कोई शक शुबे की बात नहीं है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना ही है कि आप जब गठबंधन राजनीति के दौर में हैं तब आपको कम से कम ये कोशिश करनी चाहिए कि एक आम सहमति बने। अब पिछली बार जो 10 साल का एनडीए का था उसमें एनडीए की कभी बैठक ही नहीं होती थी, सहयोगी दलों का भी कोई मतलब नहीं था, डिप्टी स्पीकर रहा ही नहीं। अब चूँकि नंबर कम आए हैं सत्ताधारी पार्टी के, इसलिए ये दबाव बनाया जा रहा है। तो इसमें एक हेल्दी पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस के लिए कोई गलत नहीं है कि अगर चुनाव हो, और हर बार चुनाव होता है, कट मोशंस आते हैं, विपक्ष का हमेशा ये काम रहता है, जो हमने जहाँ से ली है ये प्रोसेस ब्रिटिश पार्लियामेंट से, वहाँ यही होता है कि सरकार को एम्ब्रेसमेंट किया जाए जिस भी चीज़ों पर हो सकता है। और यहाँ तो संख्या बल दिखाने की भी बात है कि जाहिर है अब वो अपने नंबर कितने रख पाएंगे, 11 अन्य हैं और दूसरे क्षेत्रीय दल भी हैं, तो हो सकता है कि 300 का आंकड़ा पार कर जाए एनडीए, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन विपक्ष अपना ये दबाव बनाने में कामयाब हो गया है कि
कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को मिलना चाहिए। अब वो मिलता है या नहीं मिलता है ये दीगर बात है। जी, लेकिन बड़ा सवाल ये है ना कि जब वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद जब नंबर सामने आएगा तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि विपक्ष का ये दाव उसी पर उल्टा पड़ जाए। इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। तो सुबह 11 बजे से प्रक्रिया शुरू होगी स्पीकर चुनाव के लिए और उससे पहले सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। दोनों एक दूसरे पर परंपरा तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। रस्सी जल गई है, बल नहीं। जनता ने नीचे लगा दिया लेकिन अड़ नहीं गई, अड़ नहीं। न संसदीय मर्यादाओं का ध्यान में रखते और न ही संसदीय शब्दावली का ध्यान में। आज दिन तक कभी भी लोकसभा के स्पीकर का चुनाव कंडीशनल होता है क्या? कंडीशन के साथ होता है क्या? डिप्टी स्पीकर तय करो तब हम स्पीकर में तुम्हारे को मदद करेंगे। स्पीकर का पद को लेकर के आज तक चुनाव नहीं हुआ और स्पीकर किसी एक पार्टी का नहीं होता है। स्पीकर पूरा सदन का संचालन करने के लिए एक सर्वसम्मति से बनाया जाता है। कांग्रेस पार्टी ने अगर स्पीकर पद को चुनौती देने के लिए नामांकन पत्र बढ़ाया है तो ये अफसोस की बात है, क्योंकि आज तक स्पीकर पद को लेकर के चुनाव नहीं हुआ है। अच्छी परंपरा ये रहती कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती, सभी पक्ष का उसमें योगदान रहता और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है। स्पीकर का जो पद है वो पूरे सदन के लिए होता है। ऐसे में आज़ादी के बाद मुझे तो नहीं याद कि इस तरीके के पद को लेकर चुनाव हो। शर्तों के साथ जिस तरीके से विपक्ष सामने आया है कि आप डिप्टी स्पीकर के पद पर सहमति कीजिए, जबकि हम सब लोग उसके लिए चर्चा के लिए तैयार थे, पर उसके बावजूद शर्त रखना, उस पर अड़ना और इस तरीके से अपनी भूमिका को निभाना मुझे नहीं लगता कि उचित है। बहरहाल इस तरीके से शर्त लोकतंत्र में नहीं रखी जाती। प्रधानमंत्री मोदी जी का बुलडोजर वाला एटीट्यूड नहीं बदलता तो हमें भी अपनी तरीके से संघर्ष करना पड़ेगा। तो अगर पहले जैसा ही अहंकार बरकरार रहेगा तो हमारा भी लोकतंत्र को बचाने का और सदन की गरिमा को बचाने का संघर्ष बरकरार रहेगा। विपक्ष की मांग यही थी कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो। जो हमारी राय पार्टी की है वो है कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो और बाकी बातें अभी सब सामने आ गई। प्रोटेम स्पीकर आपको इनको मौका देना था, आपने वहाँ संकीर्ण दायरा दिखाया। क्या वजह है? क्या सुरेश जी की सामाजिक पृष्ठभूमि, जातिगत पृष्ठभूमि से आपको परेशानी है? अपोजिशन की आवाज़ है, उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेवारी स्पीकर की रहती है। स्पीकर है, पहली बात तो इंडिया ब्लॉक से बने, अदरवाइज एनडीए के किसी, बीजेपी के अलावा किसी जो एनडीए के घटक दल हैं उनमें से स्पीकर बनना चाहिए ताकि वो अपोजिशन की आवाज़ को प्रोटेक्ट करने में अपनी जिम्मेवारी जो है अदा कर सके। तो आज स्पीकर के लिए चुनाव होना है। थोड़ी देर में जानकारी ये मिल रही है कि कांग्रेस सांसदों की एक बैठक होनी है। लोकसभा के सांसदों की बैठक होगी। कांग्रेस पार्टी के सभी लोकसभा सांसद एक साथ बैठेंगे और यहां पर आगे की रणनीति को लेकर क्या फैसला लिया जाएगा, इसी को लेकर और जानकारी अभी कुछ ही देर में हमारे सहयोगी हमारे साथ होंगे, वो आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। वैसे आपको बता दें कि 11 बजे का समय तय है। जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन, स्पीकर कौन बनेगा इस बार, उसी को लेकर क्योंकि नाम दो आ गए हैं सामने और दोनों की तरफ से नामांकन कर दिया गया है तो चुनाव होगा और ऐसे में चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और जो चुनाव की प्रक्रिया होती है लोकसभा अध्यक्ष पद की, उसके हिसाब से दोनों तरफ के प्रस्ताव जो हैं वो सामने रखे जाते हैं और फिर पहले प्रस्ताव पर पहले वोटिंग होती है और अगर उसी में जो 50%+1 वाला मामला है, 50+1 वाला मामला है, वो अगर साबित हो जाता है तो फिर दूसरे प्रस्ताव पर वोटिंग की नौबत ही नहीं आती। इस बीच हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा जानते हैं जैनेंद्र से, ये कांग्रेस के सांसदों की बैठक 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले क्या जानकारी मिल रही है, क्या रणनीति तय करने के लिए बुलाई गई है? बिल्कुल, एक तो कांग्रेस ने व्हिप जारी किया हुआ है, सभी सांसदों को सदन में रहने का निर्देश दिया गया और जो पार्टी के पक्ष में जो प्रस्ताव आएगा उसका समर्थन करने का निर्देश दिया हुआ है। तो उससे ठीक पहले कोई खास रणनीति नहीं, लेकिन सबको एक साथ इकट्ठा करके और आखिरी वक्त में अगर कुछ दिशा निर्देश देना हो उसको लेकर के 10:30 बजे कांग्रेस के सभी लोकसभा सांसदों की बैठक बुलाई गई है और अब से कुछ देर में ये बैठक शुरू होगी और स्पीकर चुनाव को लेकर के जो नियम कानून के कई सांसद हैं जो पहली बार आए हैं
और जो चुनाव ही इतिहास में तीसरी बार हो रहा है, तो इसका अनुभव सांसदों को नहीं है। तो किस तरीके का कंडक्ट रखना है, कैसे मोशन के पक्ष में खड़ा होना है या क्या करना है, अगर वोटिंग की नौबत आई मत विभाजन के लिए कैसे मत देना है, इन तमाम चीजों की जानकारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपने सांसदों को दी जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका जैनेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर राकेश शुक्ला जी खेमाबंदी कह सकते हैं और तैयार किया जा रहा है अपने सांसदों को चुनाव के लिए, यही है। सांसद चुन के आते हैं, नई पार्लियामेंट है, वहाँ अभी तकनीकी तरीके से सारी व्यवस्थाएं नहीं हुई हैं, इसलिए पर्ची के आधार पर वोटिंग होगी, सीट का आवंटन भी नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने सांसदों को मुस्तैद कर रहे हैं, किसी का वोट खराब नहीं होना चाहिए। मैं एक बात रोमानी जरूर कहना चाहता हूं कि शक्ति और शर्त के आधार पर कभी सहमति नहीं बनती, सहमति बनती है समाधान के रास्ते पर चलने से, और समाधान के रास्ते पर चलते हुए मुझे दोनों पक्ष दिखाई नहीं दे रहे। दोनों अपनी अपनी बात रख रहे हैं, दोनों ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि सहमति हम चाहते हैं, लेकिन जो एक समाधान के टेबल पर बैठना पड़ता है, दोनों पक्ष नहीं बैठ रहे। अब तो आधा घंटे का टाइम बचा हुआ है। के सुरेश जी की तरफ से जो ये कहा गया कि डिप्टी स्पीकर का पद दीजिए और उसके बाद हम वापस ले लेंगे अपना पर्चा, तो वो शर्त के साथ साथ देखना चाहिए कि एक तरह से सौदेबाजी भी है कि आप हमें डिप्टी स्पीकर का पद देंगे तो हम स्पीकर के पद से बाहर हो जाएंगे। तो ये जो पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से जो सहमति की बात की जा रही है, उसमें सहमति नहीं बनने का कारण सिर्फ एक है कि दोनों पक्ष समाधान के रास्ते पर चलने के लिए राजी नहीं है। बिल्कुल, आप उसको विपक्ष की तरफ से सौदेबाजी के तौर पर देख रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब भरोसा हम इस सरकार पर करते नहीं है, वो बुलडोजर वाली सरकार और तमाम अलग अलग जो उपाधियां हैं उससे इस सरकार को नवाजती हुई नजर आ रही है। और वो बार बार दुहाई ये दे रहे हैं कि साहब हम तो संवैधानिक परंपराएं जो हैं, लोकतांत्रिक परंपराएं जो हैं, उसको बचाने के लिए ये जंग लड़ रहे हैं। हालांकि नंबर्स के हिसाब से सब जानते हैं कि नतीजा क्या रहने वाला है। इस बीच एक और बड़ी खबर जल्दी से बताती हूं आपको। स्पीकर चुनाव को लेकर जानकारी ये मिल रही है, टीएमसी जिसको लेकर कल तक सस्पेंस था, तस्वीर साफ हो गई है। टीएमसी ने अपना रुख साफ कर दिया है। ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के सुरेश के समर्थन का फैसला ले लिया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, समर्थन देने से पहले टीएमसी ने के सुरेश पर एक तरफा फैसला लेने पर कांग्रेस आलाकमान के सामने हालांकि अपनी नाराजगी कल ही जाहिर कर दी थी, और इसके बाद राहुल गांधी ने व्यक्तिगत रूप से अभिषेक बनर्जी से संसद में बातचीत भी की और बाद में ममता बनर्जी को फोन भी किया गया। टीएमसी की चिंताओं को लेकर ममता की करीब 20 मिनट तक राहुल गांधी से बातचीत हुई। टीएमसी ने कांग्रेस के सामने यह बात दोहरा दी कि इस तरह के किसी भी फैसले पर किसी निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले सभी इंडिया ब्लॉक के सदस्यों से सलाह लेनी चाहिए। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। लीजिए अंकित, यहां पर विपक्ष जो है वो कह रहा था कि सत्ता पक्ष का अहंकार तोड़ने के लिए वो इस चुनाव में उतरा है, और यहां उल्टा टीएमसी ही कांग्रेस को पाठ पढ़ा रही है कि अहंकार में भी से मत आओ, साथियों को साथ में लेकर चलो, सलाह मशवरे से फैसले लो। यहां मनाने के लिए टीएमसी को राहुल गांधी को पहले अभिषेक बनर्जी और फिर 20 मिनट तक ममता बनर्जी से बात करनी पड़ गई। बिल्कुल रुमाना, और मुझे याद है कि कल जब हम लोगों ने वो तस्वीर दिखाई थी कि के सुरेश का नामांकन हो रहा है स्पीकर के पोस्ट के लिए, तो उस दौरान हम लोगों ने ये चर्चा भी की थी कि एक तरफ एनडीए ने अपनी जो तमाम नेताओं को, जो एनडीए के नेता थे, बड़े नेता थे, उनको लेकर के जो है वहां पर नामांकन किया था, वहीं जो यूपीए की तरफ जो इंडिया गठबंधन है उसकी तरफ से गिने चुने चेहरे नजर आ रहे थे। और उस दौरान भी हम लोगों ने ये चर्चा की थी कि क्या ये एक शो ऑफ स्ट्रेंथ भी है। तो यहां पर से वो सवाल खड़ा होना शुरू हो गया था कि टीएमसी का रुख क्या होगा, और टीएमसी ने अपनी नाराजगी भी जता दी थी। हालांकि इस वक्त की अभी बात करें तो टीएमसी के सुरेश के समर्थन में नजर आ रही है, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण वही है कुछ देर पहले जो अभी शुक्ला जी ने बात कही थी और आप लोग चर्चा कर रहे थे कि क्या जो इंडिया गठबंधन है वो वहां डिवीजन के लिए तैयार होगा, यानी कि क्या वो वोटिंग के लिए तैयार होगा, क्योंकि वोटिंग अगर होती है तो आंकड़ा अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाएगा। और इंडिया गठबंधन जो लगातार खुद को एक मजबूत स्थिति में बता रही है, देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो स्थिति अभी भी बनी हुई है, क्योंकि बीजेपी के और एनडीए के समर्थन में कुछ निर्दलीय और वाईएसआरसीपी ऐसी जो है पार्टी, जो छोटी पार्टी है जिनके 3-4 सांसद हैं, वो भी जुटते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी और एनडीए तो उम्मीद कर रही है कि उनका आंकड़ा जो है 300 के पार पहुंच जाएगा, लेकिन क्या
इंडिया गठबंधन अपना आंकड़ा इंटैक्ट रख पाती है? ये बड़ा सवाल है और इसीलिए देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार ये फैसला इस चुनाव का कैसे होता है। ध्वनि मत से ही क्या ये फैसला हो जाएगा, वॉइस वोट जिसका जिक्र यहाँ पर अंकित कर रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंच चुके हैं। देखिए 10 बजकर करीब 40 मिनट का समय हो रहा है और ऐसे में 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संसद भवन परिसर में पहुंच चुके हैं। 11 बजे आज जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी तो सबसे पहला काम लोकसभा में जो किया जाना है वो लोकसभा को नया अध्यक्ष स्पीकर इस पर फैसला लेना है। स्पीकर के नाम पर मोहर लगनी है और उसके जरिए अब चुनाव होगा, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए गए हैं। नामांकन दोनों ने कल दाखिल कर दिया था। अब आज हालांकि चुनाव वाला दिन है, फैसला होना है और आज सुबह भी अभी तक कुछ देर पहले तक दोनों तरफ से यह कहा गया है कि साहब अगर सामने वाला मान जाए तो हम तो तैयार हैं, नामांकन वापस ले लेंगे। सत्ता पक्ष कह रहा है कि संख्या बल का तो ये मामला ही नहीं है, सर्वसम्मति से फैसला होना चाहिए, लेकिन लग नहीं रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये बयान पॉलिटिकल पोस्चरिंग ज्यादा नजर आ रही है। हमारे साथ दोनों वरिष्ठ पत्रकार यहां स्टूडियो में बने हुए हैं। कुर्बान अली साहब का रुख करते हैं, जिस बात का जिक्र राकेश शुक्ला जी भी कर रहे थे, अंकित गुप्ता भी कर रहे थे। आपको क्या लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि फैसला आज विपक्ष समझ जाए कि साहब अगर वोट डाले जाते हैं तो फिर उसी की कमजोर कलई खुलकर सामने आएगी और ध्वनि मत से ही फैसला हो? आपको क्या लग रहा है? कलई क्या खुलनी है, वो तो संख्या बल है उनकी 234। एक सेकंड सर, रोक रही हूं मैं आपको। जेपी नड्डा पहुंचे हैं, तस्वीरें आपके सामने। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वो भी संसद भवन परिसर में पहुंच चुके हैं। सर 234 आप कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ तो दिक्कत ये है ना कि कहीं 200 से नीचे ना चला जाए मामला, इस वजह से डर है जी। वो चला भी जाए तो उसमें कोई हैरत की बात नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि अभी आपने कांग्रेस की बात, एक मिनट सुन लेते हैं जरा मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं। जब नॉमिनेशन डालते हैं तो चुनाव के लिए ही डालते ना। कुछ रात को कुछ बातचीत सर, कुछ आइस ब्रेकर्स कह रहे हैं कि शायद आपको डिप्टी स्पीकर का पोस्ट पे अभी भी आप लोग अड़े हुए हैं सर। नहीं, अब तो बातचीत ही नहीं तो सवाल उठता नहीं। यहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, लीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से तो साफ कर दिया गया है कि कोई बातचीत हुई ही नहीं है, सवाल उठता ही नहीं है। मतलब ये सुबह सुबह जो बयान हम सुन रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ, जिस बात का जिक्र मैं पहले भी कर रही थी कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पोस्चरिंग की जा रही है, मीडिया के सामने आकर अपना ये लचीला रुख दिखाने की कोशिश की जा रही है, जबकि हकीकत बकौल अगर आप मल्लिकार्जुन खड़गे उनकी बात पर यकीन करें तो वो कह रहे हैं कि बातचीत तो कोई हो ही नहीं रही है, बातचीत का तो कोई सिलसिला ही नहीं है। मतलब चुनाव तो तय है और ऐसे में चुनाव ये जो तय है, कुर्बान अली साहब जिस पर हम बात कर रहे थे, यहाँ पर बाकायदा वोट डलते हुए हम देखेंगे, यहाँ पर वो पर्चियां बांटी जाएंगी और उस पर टेक, क्योंकि अभी पूरी तरीके से तकनीकी तौर पर तो सदन तैयार नहीं हुआ है, या फिर ध्वनि मत से आपको लगता है फैसला होगा? नहीं, अब तो लगता है इनएविटेबल है। जो खड़गे साहब का बयान आ गया तो कोई मुझे नहीं लगता गुंजाइश है और सरकार की तरफ से भी कोई कैंडिडेट तरीके से नहीं कहा गया। लेकिन आप कह रही थी नंबर की बात, देखिए पिछले 2 बार जो चुनाव हुए हैं, सन 52 में और सन 76 में, 55 वोट सन 52 में पड़े, 56 वोट सन 76 में पड़े। सवाल इसका नहीं है, सवाल और आगे भी जब प्रेस करेगा अपोजिशन वोटिंग के लिए, डिवीजन के लिए, वो वोटिंग होगी और उसे मालूम है कि उनके साथ नंबर नहीं है। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी की आपने बात कही उस पर मैं एक बात ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि वहाँ भी ये जो कोalition पॉलिटिक्स को अभी वो डाइजेस्ट नहीं कर, मैं रोक रही हूँ आपको, सुनते हैं जरा। अब जो सोच रहे हैं आप सही सोच रहे होंगे। राजनाथ सिंह को आपने सुना, पहुंचते साथ ही उनकी तरफ से 2 टूक कह दिया गया, इलेक्शन होगा, परिणाम की प्रतीक्षा कीजिए। और इस बीच केंद्रीय मंत्री हैं चिराग पासवान, उनका एक बड़ा बयान सामने आया है। विपक्ष से भी कुछ लोग हमारे पक्ष में मतदान देंगे, ये कहना है चिराग पासवान का। ओम बिरला की जीत तो निश्चित है, ये दावा चिराग पासवान की तरफ से किया जा रहा है। अगर विपक्ष से कुछ लोग एनडीए के पक्ष में वोट ना भी करें तो भी एनडीए का अपना इतना नंबर है कि ओम बिरला की तो देखिए जीत निश्चित है ही, नंबर्स ये बता रहे हैं। लेकिन यहां पर चिराग पासवान की तरफ से जो बड़ा दावा किया गया है कि विपक्ष के भी कुछ लोग हमारे पक्ष में वोट कर देंगे, ये दिलचस्प हो जाता है। कि पहली बात तो खैर स्पीकर किसी पक्ष का या किसी दल के नहीं होते, वो पूरे सदन के होते हैं, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो सबके होते हैं। ऐसे में सर्वसहमति से इनका चुनाव होना चाहिए, ऐसी एक परंपरा रही है। विपक्ष की जिद की वजह से एक ऐसी परिस्थिति सामने आई और विपक्ष पूरी तरीके से जानता है कि ना उनके पास संख्या है, ना उनके पास वो आंकड़े हैं जिससे वो अपने प्रत्याशियों को जिता पाए। बट बहरहाल जहां एक तरफ आदरणीय ओम बिरला जी की जीत सुनिश्चित है,
हम लोग इस बात को भी मानते हैं कि उनकी तरफ के भी कई लोग ऐसे हैं जो हम लोग के पक्ष में मतदान करेंगे, जो कि इस सोच के खिलाफ हैं जहां पे इन लोगों ने स्पीकर के पद तक को चुनाव के क्षेत्र में लेके जाने की सोच रखी। मुझे लगता है जरा इसी पर राकेश शुक्ला जी आपका रिएक्शन चाहूंगी मैं यहाँ पर। आपने सुना ना कौन से कि उस पक्ष के भी कुछ लोग हमारे पक्ष में वोट करेंगे, तो मतलब ये कहीं विपक्षी खेमे में सेंधमारी का मौका तो नहीं तलाश लिया एनडीए ने? नहीं, मुझे लगता है चिराग पासवान जी राजनीतिक जुमलेबाजी कर रहे हैं। व्हिप जारी हुआ है और व्हिप का उल्लंघन करने वाले सांसद की सदस्यता चली जाएगी और अभी सत्र शुरू हुआ है। पूरे 5 साल पड़े हुए हैं और एक सांसद कितनी मशक्कत के साथ चुनाव जीतता है ये उस सांसद से जाना जा सकता है। ये एक जुमलेबाजी है कि अपन इस तरीके का एक माहौल बना दें कि उधर के लोग भी इधर आएंगे। हर दल में जिसमें सबसे कम संख्या वाला दल है उससे भी यदि आता है तो वो कम से कम 1/3 का मत का अधिकारी होना चाहिए जी। तो मुझे नहीं लगता कि विपक्ष की तरफ से यदि कोई आएगा तो गोल के साथ आएगा, 1-2 सांसद नहीं आएंगे। तो अभी फिलहाल ये जुमलेबाजी ही लग रही है। बाकी अपन 12 बजे के बाद देखेंगे कितने लोग कहां से किस खेमे से किस खेमे की तरफ पलायन किए। कुर्बान अली साहब, ये चुनावी जो लड़ाई है वो तो एक तरीके से हारी हुई बाजी है जो विपक्ष यहाँ पर खेल रहा है, लेकिन इसमें विपक्ष अपने लिए जीत कहाँ तलाश रहा है? नहीं, विपक्ष जीत नहीं तलाश रहा है। विपक्ष का काम यही है कि अपोजिशन करना। अपोजिशन कर रहा है और वो मर्यादा और संविधान के तहत कर रहा है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। चुनाव की मांग करना मैं समझता हूँ, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अपनी भूमिका पर खरा उतरकर वो एक जीत तलाशने की कोशिश, एक परसेप्शन बनाने की कोशिश जनता में कर रहा है। लेकिन जो अभी बात शुक्ला जी ने कही कि जुमलेबाजी नहीं हो सकता, वाईएसआर के सांसद जो हैं वो समर्थन करें या 11 निर्दलीय हैं उनमें से कुछ लोग समर्थन करें, तो वो उधर वाले थोड़ी हुए, वो इंडिया गठबंधन के खेमे वाले थोड़ी हुए। वाईएसआर इंडिया गठबंधन में नहीं है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, वाईएसआर अभी तो अपोजिशन में है ना साहब, अभी तो आज की तारीख में अपोजिशन में तो ऐलान कर दिया। इंडिया गठबंधन के साथ तो नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि इंडिया गठबंधन का अगर जिन लोगों ने व्हिप इशू किया हुआ है वो तो नहीं करेंगे। इसलिए अगर उन 234 की बात करें तो उसमें कम होने की उम्मीद कम है, लेकिन उसके अलावा जो और अपोजिशन बाकी बचता है या इंडिपेंडेंट बचते हैं वो कर सकते हैं। मगर सवाल इसका नहीं, सवाल ये कि सरकार की तरफ से क्या कोशिश की गई आम सहमति बनाने की। क्यों नहीं इस पर एक ऑल पार्टी मीटिंग बुला ली गई कल और उनसे कह दिया जाता कि भाई आप धैर्य रखिए, हम डिप्टी स्पीकर का मामला भी तय करेंगे। आपको राहुल गांधी पहुंच गए एनओपी के तौर पे आप नेता विपक्ष बन गए। पहला दिन है आपका राहुल जी, और पहले दिन ही कहना चाहेंगे, पहले दिन ही बड़ी परीक्षा सर स्पीकर के चुनाव की सर। हाउ आर यू? तो राहुल गांधी पहुंच गए हैं लोकसभा नेता विपक्ष के तौर पर। पहली बार आज राहुल गांधी जो लोकसभा पहुंच चुके हैं। बस अब तो मिनटों का ही इंतजार बाकी है क्योंकि सुबह 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होनी है और अखिलेश यादव भी पहुंच गए। सर अपील कर रहे हैं, सरकार ने अपील करी है कि वापस लेने नॉमिनेशन। अभी कुछ नहीं बोलेंगे, अभी हम अपने लीडर्सों से बात करेंगे, उसके बाद बोलेंगे। उनको बधाई और विपक्ष को साथ लेकर के चले। सर अयोध्या पूरा नरक बना हुआ है, जिस पानी जो है नाले का पानी जो है आप नरक कह सकते हो, मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो हालत है वो नगर निगम की वजह से हुई। सब जल जमाव हो गया है, नाले का पानी बह रहा है। बीजेपी को बनाना नहीं आता, बिगाड़ना आता है। मिलने में सब लोग यही करते हैं। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से तमाम सांसदों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। बड़ा दिन है आज, लोकसभा अध्यक्ष चुना जाएगा, चुनाव होगा और ऐसे में अखिलेश यादव, राहुल गांधी, राजनाथ सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम नेताओं को आप पहुंच रहे हैं और अब गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही यहां पहुंच गए थे संसद भवन परिसर में और अब आप अमित शाह को भी देख रहे हैं, वो भी पहुंच गए हैं संसद भवन परिसर में।